हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सक्सेस के जर्नी में बेस्ट होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए लेक्चर में। हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कोटा सैंपलिंग मेथड के बारे में, कोटा सैंपलिंग टेक्निक के बारे में। क्या होता है रिसर्च के अंतर्गत, इसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस तरीके से मतलब रिसर्च में, रिसर्च एग्जीक्यूशन में एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पिछले वाले कई एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग नेट साइकोलॉजी पेपर 2 का डिस्कस कर रहे हैं, यूनिट। ठीक है, यूनिट सेकंड के हर एक टॉपिक को सीरियल से हम लोग सिलेबस वाइज कवर करते चले जा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम वन टॉपिक्स, ठीक है, पहले टॉपिक से। ठीक, सो आगे इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिस्कस कर लिया है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग में हम लोगों ने दो तरीके का देखा था टाइप्स। इसके सैंपलिंग मेथड के दो टाइप होते हैं। पहला होता है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड। ठीक है, ये दो टाइप होते हैं और इसके अंतर्गत भी टाइप्स होते हैं, सब टाइप्स होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में भी कई टाइप्स होते हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड में भी आपके कई टाइप्स होते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड के हम लोग 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिए हैं। पहला आपका आता था कन्वीनियंस सैंपलिंग, ठीक है, और दूसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था जजमेंटल सैंपलिंग, ठीक है, और तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया था आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। ठीक, और लास्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसका कोटा सैंपलिंग। तो इसमें हम लोग इसको कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव रूप से हम लोग इसमें समझेंगे कि कोटा सैंपलिंग होता क्या है और रिसर्च में कैसे सहायक होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। और दोस्तों, अगर आप कोच नीतीश कुमार चैनल पे पहली बार आए हैं तो कोच नीतीश कुमार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, साइकोलॉजी से रिलेटेड एक भी लेक्चर आप मिस ना करें। इस चैनल पे प्योर साइकोलॉजी के लेक्चर जाते हैं जो कि आपकी स्टडी में, आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल साबित करेंगे। ठीक है, आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हैंडल नेम कोच नीतीश कुमार के साथ। स्पेशली आप मुझे टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करिए, कोच नीतीश कुमार नेम डालेंगे तो वहां पे जो चैनल आएगा आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, नोट्स, अपडेट, सारी चीजें मैं आपको वहां पे देता रहता हूँ। इससे आपकी जो जर्नी है आसान होगी और आपकी स्टडी जो होगी, प्रिपरेशन जो होगी, वो इजिली तरीके से और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। तो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं आपका कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग क्या होता है, तो बेसिक डेफिनेशन इसका समझते हैं, कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो इसकी कोटा सैंपलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे अभी। ठीक है, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड का एक टाइप होता है कोटा सैंपलिंग। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक, वेयर द रिसर्चर्स डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू सब ग्रुप्स, कोटास जिसे हम कहते हैं, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, जेंडर, एजुकेशन एंड सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स अंटिल ईच कोटा इज फिल्ड। ओके, यानी कि जो होता है कोटा सैंपलिंग मेथड में आपका जो रिसर्चर्स होते हैं, रिसर्चर्स इंडिविजुअल्स को यानी कि पॉपुलेशन को सब ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं और सब ग्रुप को क्या करता है, कोटास कहते हैं। ठीक है, और ये डिवीजन किसके आधार पर किया जाता है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर किया जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं जैसे आपके मान लीजिए एज हो गया, जेंडर हो गया, एजुकेशनल बैकग्राउंड हो गया, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड हो गया, तरह तरह की मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये पैरामीटर डिसाइड करेगा कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, तो उस आधार पर यहाँ पे सब ग्रुप में पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है। इन सेलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स अंटिल ईच कोटा इज फिल्ड, यानी कि जैसे मान के चलते हैं अगर हमको जेंडर बेस्ड 50 सैंपल को लेना है, ठीक है, 50 सैंपल को हम लोग जेंडर बेस्ड लेना है, तो उस पूरे पॉपुलेशन में से सैंपल तब तक सेलेक्ट किया जाता रहेगा जब तक ये 50 सैंपलिंग मतलब सैंपल पूरे नहीं हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एज हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब सारे बैकग्राउंड के आधार पर ही मतलब इसमें डिसाइड होगा। ठीक, द सिलेक्शन विद इन ईच ग्रुप्स इज नॉन रैंडम, मीनिंग इट डिपेंड्स ऑन कन्वीनियंस और जजमेंट, यानी कि इसमें जो सिलेक्शन किया जाएगा वो नॉन रैंडम किया जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि कन्वीनियंस यानी सुविधा के अनुसार या जजमेंट के अनुसार यहाँ पे जो होगा सैंपल के अंतर्गत लिया जाएगा, नमूने को लिया जाएगा, यानी पार्टिसिपेंट्स को लिया जाएगा, शामिल किया जाएगा स्टडी के अंतर्गत। ठीक है, तो आगे चलते हैं और इसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या विशेषताएं होती हैं आपकी इस सैंपलिंग मेथड की। तो इसमें पहला आपकी विशेषता है कि पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, यानी कि बेस्ड ऑन रिलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक एज, इनकम, जेंडर, ईटीसी,
आयु, आयु, ठीक है, आय, लिंग आदि जैसी प्रासंगिक विशेषताओं के आधार पर यहाँ पर ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मान के चलते हैं, बेसिक उदाहरण लेते हैं, तो 500 की अगर पॉपुलेशन है आपकी, ठीक है, 500 की पॉपुलेशन, अब इसमें तरह तरह के लोग होंगे, ठीक है, तो इनकम एज बेस पे अगर देखा जाए तो मान के चलो कि एज बेस पे कुछ डिवीजन कर दिया जाएगा, इनकम बेस पे कुछ डिवीजन कर दिया जाएगा, जेंडर बेस पे कुछ डिवीजन कर दिया जाएगा, और अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे इंक्लूड करना है, रिलीजन बेस पे कुछ मतलब कुछ को डिवाइड कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से इस 500 में से जितना टारगेटेड सैंपल होगा उसके अनुसार ये मतलब फिल किया जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं अकॉर्डिंग टू एज, यानी कि एज के आधार पे अगर डिवीजन किया जा रहा है, तो जैसे 50 सैंपल लेना है एज के अनुसार, तो इसमें जब तक 50 लोग नहीं आ जाएंगे तब तक ये प्रक्रिया सैंपलिंग सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। ये नॉन रैंडम होता है, कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से इनमें चुना जा सकता है, ठीक। दूसरी इसका है कि प्री डिफाइंड नंबर्स कोटा फॉर ईच ग्रुप, यानी कि द रिसर्चर्स डिसाइड्स हाउ मेनी पार्टिसिपेंट्स टू टेक फ्रॉम ईच कैटेगरीज। अभी वही चीज है जो मैंने बात की, रिसर्चर डिसाइड करेगा। जैसे मान के चलते हैं एज ग्रुप के आधार पर अगर 50 पार्टिसिपेंट्स लेना है, ठीक है, ये 50 ही लेना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये रिसर्चर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। ये रिसर्चर पहले से डिसाइड करेंगे कि इस ग्रुप में मतलब कितने पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, ठीक। तीसरा है नॉन रैंडम सिलेक्शन। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसमें जो होता है नॉन रैंडम के आधार पर नहीं किया जाता है। सो पार्टिसिपेंट्स आर चोजन अंटिल द कोटा इज मैच बट द सिलेक्शन इज नॉट रैंडम, यानी कि नॉन रैंडम के आधार पर किया जाता है। प्रतिभागियों को तब तक चुना जाता है जब तक कोटा पूरा नहीं हो जाता, लेकिन चयन जो होता है नॉन रैंडम मतलब कि होता है, ठीक है, नॉट रैंडम। ओके, सो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी यह है कि फास्टर एंड मोर कॉस्ट इफेक्टिव, ओके, यानी कि कंपेयर टू रैंडम सैंपलिंग दिस मेथड सेव्स टाइम एंड रिसोर्सेस। ओके, सो आगे चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे मतलब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे हम मान के चलते हैं कि रिसर्चर और रिसर्चर्स यह जानना चाहते हैं सर्वे ऑन कॉलेज स्टूडेंट मेंटल हेल्थ, सर्वे करना चाहते हैं कॉलेज मतलब मेंटल हेल्थ कंडीशन का कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे रिसर्चर्स वांट टू स्टडी मेंटल हेल्थ इश्यूज अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स इन उत्तर प्रदेश। एक रिसर्चर है, शोधकर्ता है, उत्तर प्रदेश में कॉलेज के छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों का अध्ययन करना चाहते हैं, ठीक है। अब इसमें कैसे वो इस सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, कोटा सैंपलिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसको डिस्कस करते हैं पहले। सो फर्स्ट स्टेप इसमें यह होगा कि द रिसर्चर्स डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन जेंडर, ठीक है। जेंडर के आधार पर लोगों को एक तरीके से क्या होगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। कोटा परिभाषित करें, शोधकर्ता छात्रों के लिंग के आधार पर एक तरीके से क्या समूहों को विभाजित करता है। ओके, नेक्स्ट जैसे मान के चलते हैं अगर हम 500 स्टूडेंट मतलब 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें से 50% आपका फीमेल है, ठीक है, और 50% आपका क्या है, मेल स्टूडेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर फर्स्ट, और ये हो जाएगा आपका ग्रुप नंबर सेकेंड, ठीक। और इसी के अकॉर्डिंग इसमें क्या होगा, स्टडी को किया जाएगा आगे, ठीक। अब इसमें स्टेप 2 क्या होगा कि द रिसर्चर्स approaches students conveniently like classroom canteens, ठीक है, until 500 males and 500 females are selected। शोधकर्ता छात्रों की सुविधाजनक तरीके से संपर्क करता है, ठीक है, जैसे कक्षाओं में, कैंटीन में, और भी तरीके से जैसे वो एक्सेस कर सकता है, जब तक कि 500 पुरुष और 500 महिलाएं नहीं चुनी जा सकती हैं, ठीक है। ये मतलब कि डिफरेंट हो सकता है, वेरी कर सकता है, क्योंकि ये रिसर्चर के हाथ में होता है कि कितने मतलब पार्टिसिपेंट्स को रिसर्च के अंतर्गत लेना है, सैंपल के अंतर्गत लेना है। तो गाइस इसकी सबसे बड़ी समस्या मतलब क्या है कि प्रॉब्लम है कि सिलेक्शन इज नॉट रैंडम, द सैंपल मे नॉट रिप्रेजेंट ऑल स्टूडेंट्स, लाइक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स माइट बी मिस्ड। क्योंकि चयन जो होता है नॉट रैंडम होता है, ठीक है, इसलिए नमूना जो होता है सभी छात्रों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। उदाहरण के लिए अंतर्मुख यानी कि इंट्रोवर्ट जिसे हम कहते हैं, ठीक है गाइस। तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कोटा सैंपलिंग मेथड। तो अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू अगेन।